सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की जो भी विशेषताएँ हैं वो आज मैं आपको सारी कराऊँगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। अब तक मैंने जो आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक लीगल रेशनल अथॉरिटी है और ये एक्चुअली में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, जिसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो वेबर ने जो बताई हैं। तो सबसे पहला है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पष्ट कार्य विभाजन। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और विशेषकर ब्यूरोक्रेसी में कि हर किसी का कार्य जो है वो पूर्णतः स्पष्ट और विभाजित होता है। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि किसको क्या काम करना है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसका आदेश मानेगा, वो सब कुछ जो है वो सुपरिभाषित होता है और हर किसी का काम बटा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे अधिकारी के, नौकरशाह के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ओके, तो हाँ, जो किसी भी व्यक्ति की जो अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, कार्य हैं, उन सब का बहुत ही स्पष्ट विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा है सेट वर्किंग प्रोसीजर, यानी कि प्रत्येक कार्य का करने का तरीका जो है वो निश्चित है, कैसे किया जाना है। ठीक है ना, हर कार्य को करने के लिए स्पष्ट जो है वो मतलब नियम कानून बने होते हैं कि ये काम ऐसे किया जाता है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कार्य की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है किसी कार्य को किए जाने का, वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसका पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि आप ऑनलाइन जो है पहले एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद कौन उस पर सिग्नेचर करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, मतलब सब कुछ बहुत जो है वो एकदम क्लियर कट है प्रोसेस जो है। तो जो प्रोसीजर है पूरा काम करने का, ठीक है, यदि एक विभाग से दूसरे विभाग में लेटर जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल लेटर जाएगा, तो किस तरह से जाएगा, ठीक है, तो वो पूरा जो है एकदम वेल डिफाइंड है। तो पूरा जो प्रोसेस है ब्यूरोक्रेसी में वो बिल्कुल डिफाइंड होता है। उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी तरीके से हायरार्किकल पैटर्न है, पद सोपान जो है जिसे हम कहते हैं, यानी कि कौन किसके ऊपर अधिकारी के रूप में बैठा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें उच्चस्थ अधीनस्थ जो है वो संबंध पैदा होते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पैदा होती हैं। यानी कि जैसे डीएम के अंडर में एडीएम बैठता है और एडीएम के अंडर में एसडीएम। तो ये जैसे एक छोटा सा मैंने आपको पद सोपान कराया, तो हायरार्की जो है वो बनी हुई है कि कौन किसका जो है सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन आदेश देगा और कौन उसका आदेश मानेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो हायरार्किकल पैटर्न में, पद सोपान में सुनिश्चित होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। कहीं भी किसी भी तरीके का उसमें कोई जो है मतलब डिलेमा या भ्रम की स्थिति नहीं होती, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि कौन पद सोपान में जो है वो ऊपर है, यानी कि वो सुपीरियर है, और कौन सबऑर्डिनेट है। और हर काम जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। पद सोपान बेसिकली जो हायरार्किकल पैटर्न जो बनाया गया है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हर काम जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, ठीक है, उचित माध्यम से। समझ रहे ना मेरी बात को। तो यदि एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई एप्लीकेशन जानी है तो बकायदा वो जो है वो ऊपर के अधिकारियों तक होती हुई देन दूसरे विभाग के अधिकारी के पास जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर नीचे को पहुंचेगी दूसरे विभाग में। तो हर चीज़ का एक चैनल है, प्रॉपर चैनल है। ये बात हमेशा जो है वो ब्यूरोक्रेसी में फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जैसे मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक अधिकारी मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है,
तो यदि CA को कुछ लिखना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो थ्रू B जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है वो CA को जो है वो रिपोर्टिंग करेगा या वो डायरेक्ट लेटर लिखेगा। सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल होना है। हायरार्की में हर चीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है। तो ये इसलिए ही बनाया गया है ताकि हमें मालूम रहे कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाना है। इसके साथ साथ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो रिटन होते हैं। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो रिटन हैं, नियम कानून पता होते हैं कि कौन किसका मतलब किसकी सीमा क्या है, किसके अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है वो रिटन में है। तो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट सब कुछ जो है वो रिटन में होता है, और रिटन में होने की वजह से कोई भी किसी के अधिकार का या स्वयं व्यक्ति अपने भी जो अधिकार हैं उसका अतिक्रमण जो है वो नहीं कर सकता, उसको जो है वो तोड़ नहीं सकता, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। उसको अपनी लिमिटेशंस में जहाँ तक उसको अधिकार दिए गए हैं वहाँ तक ही वह कार्य करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल रिटन में है कि किसकी सीमा कहाँ तक है और किस नियम कानून के तहत किसी कार्य को किया जाना है। ओके, तो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। इसके अलावा जो नौकरशाह हैं जिनका चयन किया जाता है तो वो बाकायदा योग्यता पर आधारित होता है, स्किल बेस्ड रिक्वायरमेंट होता है। और न केवल स्किल बेस्ड रिक्वायरमेंट होता है बल्कि रिक्वायरमेंट के बाद जो है उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण ऐसा नहीं है कि केवल सेवा के प्रारंभ में दिया जाता है, सेवा के दौरान भी जो है, जैसे 3 साल की सर्विस हो गई, फिर 10 साल की सर्विस हो गई, तो मतलब एक सेट पैटर्न है। मतलब सेवा काल के दौरान भी विभिन्न जो है वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो चयन जो होता है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन स्किल होता है, योग्यता पर आधारित होता है। तो जैसे हम IAS और PCS की परीक्षा को देखें तो वहाँ भी जो है वो योग्यता आधारित चयन है। उसके बाद ये व्यवस्था की वेबर ने कि जब एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बनेगा तो अब वो उसका एक फुल टाइम जॉब हो, पूरे समय का व्यवसाय हो। ये तभी संभव है जब हम उसके बदले उसे वेतन देंगे, सैलरी देंगे। तो हर ब्यूरोक्रेट की एक मतलब सैलरी होती, वेतन। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि मान लो जैसे 60 ईयर है मान लो, ठीक है, रिटायरमेंट की एज। तो अब कोई भी व्यक्ति ब्यूरोक्रेट यदि बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कोई और काम नहीं कर सकता, कोई भी लाभ का कार्य नहीं कर सकता। कोई भी एक ब्यूरोक्रेट जो एक पद पर है वो लाभ का कार्य दूसरा नहीं कर सकता बियॉन्ड जो उसका सरकारी काम है, जो उसको डेपुट किया गया है। मतलब सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी काम वो कर सकता है यदि वो उसके बदले कोई सैलरी नहीं ले रहा है तो वो तो कर सकता है, लेकिन कहीं और जगह से वो सैलरी नहीं ले सकता। ओके, तो ये चूँकि रेस्ट्रिक्शन एक ब्यूरोक्रेट के सामने होती हैं कि वो अपना जो भी उसको सरकारी कार्य मिला है वो उसका एक फुल टाइम जॉब है, और आफ्टर रिटायरमेंट फिर वो क्या करेगा, फिर तो वो जो है उसके लिए ये व्यवस्था की कि हम उसे पेंशन भी देंगे। यानी कि केवल रिटायरमेंट से पहले ही आपको सैलरी नहीं मिल रही, बल्कि सरकार ये इंश्योर करती है कि ब्यूरोक्रेट को आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो पेंशन के माध्यम से जो है वो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से सर्वाइव कर पाए। और चूंकि पेंशन जैसी सुविधाएं इस सेवा में होती हैं, इसलिए ही कोई व्यक्ति जो है वो इन सेवाओं में आने के लिए अग्रसर होता है। ऑब्वियसली बात है कि चूंकि वो सारी चीज़ों को छोड़कर आ रहा है, एक जो ब्यूरोक्रेट है, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है या कोई भी और काम कर सकता है, लेकिन वो सब तरफ से अपना ध्यान हटाए और इसको एक फुल टाइम जॉब के रूप में अपनाए, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, फुल टाइम सर्विस के रूप में अपनाए। वो तभी पॉसिबल है कि जब सैलरी यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर्पज़ एक से जो है पेंशन की व्यवस्था हो। तो वेबर ने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वेतन दिया जाए और आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनकी पेंशन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो सब तरफ से निश्चिंत होकर जो है एक फुल टाइम जॉब के रूप में इस सेवा में आ सकें और अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकें। उसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट बात है वो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग होती है, लिखित दस्तावेज। हर काम लिखित दस्तावेजों के माध्यम से होता है। देखिए ये चीज़ ब्यूरोक्रेसी को
अलग करती है एकदम। यूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन के कई स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है ब्यूरोक्रेसी की। हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड उसका जो है मतलब कीपिंग किया जाता है, चाहे वो 20 साल पुराने रिकॉर्ड हों, चाहे 40 साल, 50 साल, 100 साल पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो बाकायदा सुरक्षित रखे जाते हैं। और जब कभी भी आवश्यकता होती है उन रिकॉर्ड्स को खंगाल कर जो है जो भी आवश्यक सूचना मांगी गई है या जो भी काम करना है वो उस पर काम किया जाता है। हर चीज़ जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में होती है। कोई भी अधिकारी यदि अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई आदेश देगा तो वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में मतलब लिख कर देगा, और उसका जवाब भी जो है वो लिख कर ही जाएगा। यूँ तो ब्यूरोक्रेसी में मौखिक आदेश भी दिए जाते हैं, और मौखिक आदेश की भी मान्यता वही होती है जो एक लिखित आदेश की होती है, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी में यही कोशिश की जाती है कि जो भी आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारी को, सबऑर्डिनेट को दिए जाएं वो रिटन में हो, ताकि एक लीगल बाउंडेशन जो है वो रहे। तो ऐसा नहीं है कि केवल लिखित आदेश ही दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, मौखिक आदेश भी दिए जाते हैं, ओरल जो है वो ऑर्डर दिए जाते हैं, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है, वो रिटन जो ऑर्डर होता है वो उसकी एक लीगल अथॉरिटी होती है। और हर चीज़ को, चूँकि जैसे अब आपसे लिखित में यदि किसी बात का कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है, तो लिखित में ही आपको देना होता है। और हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड में रखी जाती है। कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड से अलग नहीं हो सकती। हर काम वो रिटन जो है होता है, और रिकॉर्ड बाकायदा उसको मेंटेन किया जाता है। तो और वो भी बड़ा सिस्टमेटिक होता है। तो इसलिए हमने इसको ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर ने कहा कि जो रिकॉर्ड है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी विशेषता होती है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई यदि ऐसा किया तो ऐसा होने की संभावना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप दूं, अक्सर करके इंटरव्यू में आपसे जैसे पूछा जाता है कि भाई जैसे आपको कोई भीड़ घेर लेती है तो अब आप क्या करेंगे। अब देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि उससे पहले तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं जिन्होंने इस समस्या का जो है वो सामना किया है, और अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक से उसको जो है उसको सुलझाया है। और सुलझाने का एक पैटर्न देखा गया कि भाई इस तरह से जो है वो, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि जैसे भीड़ ने घेर लिया, तो अमूमन आपको समझाते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो कि भाई आप एक काम करिए, उस भीड़ में से कोशिश करिए कि 4 या 5 लोगों को आप जो है कहिए कि भाई 4-5 लोग मिलकर और वो वार्ता करें और हम मामले को सुलझाते हैं। तो असली बात है कि 4-5 लोगों की बात सुनना और उनको अपनी बात कहना आसान होता है बजाय भीड़ के, क्योंकि भीड़ का कोई अपना चरित्र नहीं होता। तो इसके अलावा अब मान लो भीड़ उग्र हो गई है तो क्या करना है। तो हर चीज़, हर समस्या, ऐसा तो नहीं कि पहली बार वो समस्या सामने आई है। हर ब्यूरोक्रेट्स को एक अपनी लाइफ में इस तरीके की सूचना जो है समस्याएं से रूबरू होना पड़ता है। तो सीनियर्स जो समझाते हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जिस तरीके से उसको सॉल्व किया, तो एक उसका एक सेट पैटर्न लगभग जो है वो बनता है, बन चुका है। और जब कोई भी व्यक्ति नया एक अधिकारी ब्यूरोक्रेट के रूप में जब सेवा में आता है, तो जो सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और यदि आपने इस तरह से हैंडल किया तो ये हो सकता है, और यदि आपने ये चूक की तो उसका दुष्परिणाम ये हो सकता है। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनती है, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी काफ़ी पुरानी एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पुरानी संस्था है, और बहुत लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में और तमाम सिद्धांत जो हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं। और जो सिद्धांत आए हैं, जो प्रिंसिपल्स आए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो बहुत लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के बाद देखने के बाद आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो समय की कसौटी पर खरे उतरते रहे हैं, और इसलिए प्रेडिक्टेबिलिटी की जो संभावना है वो ब्यूरोक्रेसी में बनती है। उसके बाद एक और जो विशेषता है ब्यूरोक्रेसी की, वो है स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज। ऑब्वियसली बात है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो जिस माहौल में काम करता है, उस माहौल में धीरे धीरे करके वो स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता चला जाता है। और ये बड़ी विशेषीकृत जो है वो प्रकार की सेवाएं हैं, और तमाम ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ स्पेशलाइज जो है वो क्वालिफिकेशन के लोगों को या स्पेशलाइज्ड लोगों को जो है वो नियुक्त किया जाता है।
तो स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज जो है ये भी एक ब्यूरोक्रेसी की बड़ी महत्वपूर्ण करैक्टरिस्टिक है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसका। तो ये जितनी भी मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई, जितने भी महत्वपूर्ण तत्व मैंने आपको बताए नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी के, ये सामान्य हैं। सामान्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वेबर ये कहता है कि यदि मतलब ब्यूरोक्रेसी में आखिर ऐसा क्या है कि ये जनता का भरोसा शीघ्र जीत लेता है। आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कोई देश इस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शासित हो जाता है तो वो किसी और जो हम कह सकते हैं अथॉरिटी के बारे में नहीं सोचता। ब्यूरोक्रेसी उसकी एक अनिवार्य बाध्यता बन जाती है। आखिर ऐसा क्या है? तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में वेबर ने इसको अलग से इसको जो है मतलब एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी में ऐसा क्या है जो ब्यूरोक्रेसी सबका दिल जीत लेती है। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सारे अनिवार्य जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में वेबर ने जो है मतलब काफ़ी जोर दिया है जिस पर, कि आखिर ये विशेषताएं ब्यूरोक्रेसी में होती हैं, होनी चाहिए, और जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो विशेषताएं होती हैं तो वो लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाती है। तो आखिर अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके विषय में मैक्स वेबर ने जोर देकर कहा है। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।